क्लास 10th के मैथ के इस वीडियो सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे हम लोग टारगेट लेकर चले हैं कि आपका मैथ में जो 15 चैप्टर है तो 15 चैप्टर से आपको 15 वीडियो क्लास मिलेगा ऑब्जेक्टिव का और फिर आपका सब्जेक्टिव का, और इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। आप जानते हैं कि मैट्रिक में मैथ में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें से अपने को 50 बनाना होता है। तो हम लोग ये प्रयास करें कि जो विद्यार्थी 15 वीडियो क्लास देख ले तो उसे बनाने भर का प्रश्न आ जाए, क्योंकि सभी प्रश्न आएगा तभी अपने को 50 ही बना कर आना है। तो इस क्रम में मैं आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का क्लासेस दे चुका हूं। अगर वो नहीं देखेंगे तो जब वीडियो क्लास खत्म होगा तो स्क्रीन पे लिंक आ जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा, वहां पे पूरा मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूं। इसी तरह सभी विषय का क्लासेज आपको मिलेगा। तो आज हम लोग आपका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए जो आपका तीसरा चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इससे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर के लेवल के प्रश्न है। जिस लेवल का प्रश्न आता है उसी लेवल का प्रश्न तैयार किया गया, जहां से कि इस साल के पेपर में सीधे सीधे प्रश्न आए। तो पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट तुम लोग सब्जेक्टिव में सीखेंगे। मैं वही फार्मूला, और क्योंकि मैथ में देखिए दो ही चीजें हैं, एक तो फार्मूला आप जानते हैं, आगे गुना भाग करने आता है, आपको आसानी से आंसर आ जाएगा, इसमें कोई कुछ नहीं करना होता। मैथ में कितना भी बड़ा मैथ बताए, बस फार्मूला अपने को मालूम होना चाहिए कि ये प्रश्न है तो इसमें कौन सा फार्मूला सूत्र का उपयोग हो रहा है। तो जिस फार्मूला का यूज करके सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा वो मैं पहले रिवीजन करा दे रहा हूं, फिर उसके बाद प्रश्न पे हम लोग आएंगे। तो आपका जो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म जो चैप्टर है, और आगे देखिएगा ये प्रश्न जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप जो होता है जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि किस रूप में समीकरण रहेगा, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहीं से हम लोग सारा प्रश्न देख, मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा ना या सब्जेक्टिव में, तो इसी पे बेस्ड रहेगा कि इससे हम लोग A1, B1, C1, A2, B2, C2 का मान निकालते हैं। देखिए जनरल हम लोग, अगर मैं आपसे कहूं कि रैखिक समीकरण युग्म लिखिए, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, तो आप ऐसे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर, मतलब कि अपना प्लस बराबर c, या सिंपल मैं इसको कर रहा हूं, थोड़ा सा यहां से चीजें देखिएगा। देखिए दो चर में आपको रैखिक समीकरण युग्म लिखना है, तो ये ध्यान रखना है कि दो चर हो, मतलब कोई भी दो चर, आप समझ रहे हैं ABCD को हम लोग दो मतलब चर बोलते हैं, और जो अंक होता है वो कांस्टेंट है, अचर है। तो दो चर कोई भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमने एक्स वाई लिखा, और रैखिक समीकरण युग्म हो, मतलब कि पावर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। रैखिक समीकरण का भी पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे कि पावर एक होता है। तो जैसे मान लीजिए आपको दो समीकरण लिखना हो, तो एक्स प्लस वाई और प्लस एक कांस्टेंट लेंगे, या इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो c बराबर 0। अब इसके पहले कुछ ना कुछ अंक रहेगा, तो मान लीजिए हमने यहां पे लिखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो ये हमारा बन गया दो चर में रैखिक समीकरण, मतलब दो चर में है, x और y हमारा चर है, और ये ध्यान रखना है कि a b c क्या है, कांस्टेंट है, अचर राशि, मतलब इसका मान रहेगा, x y का मान नहीं रहेगा तो निकालेंगे, लेकिन a b c का मान कुछ ना कुछ रहेगा, 1 2 3 4 ऐसे। मतलब ये देखिए मैं कहने क्या चाहता हूं कि यहाँ पे जो इसमें दिया है ना, तो इसमें a b c जो है एक कांस्टेंट है, अर्थात कि अचर है, ये चर नहीं है, चर इसमें हमारा एक्स वाई है। अब ये हमने लिख दिया, एक समीकरण हमारा मिल गया, समीकरण एक। फिर दो समीकरण लिखना है, क्योंकि यहां पे कह रहा है युग्म, पेयर चाहिए, तो फिर मैं आपसे दूसरा कहूं तो आप दूसरा भी ऐसे लिखेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। लेकिन अब यहां पे समस्या क्या आ रहा था कि आप देखिए यहां पे दोनों समीकरण सेम है, कोई अंतर नहीं, ये भी समीकरण 1 2 देखने में बस दोनों बिल्कुल सेम है। तो हम अपने सुविधा के लिए कि चूंकि पहला समीकरण है, इसलिए हमने यहां पे दे दिया a1 और यहां पे दे दिया b1 और c1, ताकि अंतर दिखाई दे। ये मैं क्या बताना चाहता हूं, ये नहीं कि A1 है तो इसका ज्यादा महत्व है, पहला समीकरण है A2 है, इससे कोई महत्व नहीं। A1 A2 दोनों सेम है चीजें, बस हमने अपने सुविधा के लिए हमको ये समझ में, अच्छा पहला समीकरण है और ये दूसरा है, तो हमने दे दिया A2 B2 C2, बस यही हमने इसमें काम किया। तो हमारा बन गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। अब यहां से आपसे कोई पूछे कि A1 का मान बताइए, ये जरूरी है, बस ये आप समझ गए तो आगे फार्मूला है वो भी मैं बता दे रहा हूं, और फिर आगे हम लोग प्रश्न इस पे सीखेंगे कैसे बनाना है। B1 का मान बताइए, C1 का, A2 का, B2 का, C2 का मान बताइए। तो A1 क्या होगा सर, तो चूंकि चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, तो इसमें हमेशा दो समीकरण युग्म रहेगा, दोनों
रैखिक रहेगा, दो चर में रहेगा, तो जो पहला समीकरण हम लोग मान लेंगे तो उसमें जो x का गुणांक होगा, मतलब x के पहले कुछ भी लिखा होगा वही a1 होगा, जो y के पहले लिखा होगा वो b1, जो कांस्टेंट होगा c1 समीकरण 1 में, और जो समीकरण 2 में x के पहले रहता है वो a2, जो y के पहले रहेगा b2, जो कांस्टेंट रहेगा c2। आइए उदाहरण से समझते हैं। इसमें दो समीकरण लूं, 3x माइनस 4y प्लस आपका 9 बराबर 0 समीकरण 1। फिर मैं आपसे ये कहूं कि 4x माइनस 5y माइनस 9 बराबर 0 समझने के लिए समीकरण 2। अब इसमें a1 a2 और आपको b1 b2 c1 c2 का मान बताना है। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा कि जनरल फॉर्म इस रूप में रहता है, तो जो समीकरण 1 में x के पहले रहेगा, तो समीकरण 1 इसमें x के पहले क्या है 3 है, तो ये a1 हो जाएगा। फिर जो यहाँ पे y के पहले है वो b1 है, यहाँ पे भी देख लीजिए y के पहले b1 है तो -4 है, तो -4, c1 तो 9 है तो 9। इसी तरह a2 मैं पूछूं आपसे, तो जो समीकरण 2 में x के पहले है कितना है सर 4 है, और b2 तो जो समीकरण 2 में y के पहले है अर्थात कि -5 है, और c2 आपका -9 है। तो ये आप समझ गए। तो आगे आ रहा है जो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा a2, तो यही तो मान बस हमको बैठाना होगा वहां पे। तो उम्मीद कर रहा हूं ये चीजें आप समझ रहे हैं। इसमें एक आपके होमवर्क के तौर पे एक प्रश्न आपसे और पूछ लूं, आप लोग इसका आंसर कभी भी वीडियो को देखिए रोक कर कमेंट कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। इसमें एक और समीकरण ऐसे लिखूं कि -5x प्लस 4y बराबर 9 समीकरण 1, और एक समीकरण में इस तरह लिख दे रहा हूं आपका कि यहाँ पे 4y माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0 समीकरण 2। अब मैं आपसे इसमें पूछ रहा हूं कि आपको कमेंट में बताना है कि a1 b1 और आपका a2 b2 और c1 c2 का मान क्या है। तो a1 का मान क्या होगा, तो जो समीकरण 1 में x का गुणांक है क्या होगा सर a1 का मान। इसमें जल्दी से आप लोग भी कमेंट कीजिए, कभी भी क्लास को देखिए। तो a1 a2, फिर मैं आपसे पूछूंगा b1 b2 का मान बताइए, फिर c1 c2। तो जो समीकरण 1 में x का गुणांक है, मतलब x के पहले है तो -5 है, तो -5 हो गया। a2 तो जो समीकरण 2 में x के पहले, यानी कि पहले रहेगा तो मैं बता दूंगा कि यही हुआ, नहीं तो समीकरण 2 में x के पहले कितना है -6, तो -6 होगा। b1 कितना होगा सर, तो जो समीकरण 1 में y के पहले है अपना 4 है। फिर b2 तो जो समीकरण 2 में y का गुणांक है, ये मैं समझाना चाहता हूं आपको क्योंकि इसी की आवश्यकता है आगे, तो यहाँ पे 4। c1 तो जो यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे 9 है, तो 9 नहीं करेंगे तो फिर इधर आएगा, क्योंकि व्यापक रूप में लाएंगे जनरल फॉर्म में तभी हम बता सकते हैं। तो जब 9 को इधर हम भेजेंगे तो -9 हो जाएगा, तो -9, और c2 तो यहाँ पे +9। इतना अगर आप समझ गए तो समझिए आधा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। आगे तो फार्मूला है, चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं, उस पर बैठा के आपको आंसर निकाल देना। सारा मैक्सिमम खेल इसी फार्मूला का, आपके एनसीईआरटी में ग्राफ बनाया होगा, वही चीजें बता रहा है। पहले ये समझिए, ये तो मैंने समझा दिया। देखिए यहाँ पे भी मान बता रहा है कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 इसका मान क्या होता है। अब इसमें देखिए आलेख रेखाएं ये क्या बोल रहा है कि अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया रहे तो सबसे पहले हमको सीखना है आपके जो सिलेबस में ग्राफीय विधि से हल करना, मतलब ग्राफ बनाकर आंसर बताना है। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे कि नहीं, समीकरण हल होने वाला है कि नहीं, मतलब ये अगर हम याद करके रखे हैं तो हम बता सकते हैं कि समीकरण बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, ये बता रहा है कि समीकरण बनेगा कि नहीं बनेगा, तो कितना आंसर होगा, यही दो चीजें बता सकते हैं इससे हम लोग। मैंने समझ रहे मेरे बात को आप, कि कोई भी समीकरण दिया रहेगा तो बनने वाला है कि नहीं, उसका आंसर निकलेगा कि नहीं, आंसर निकलेगा तो कितना आंसर निकलेगा, इससे हम लोग पता कर सकते हैं पहले ही। बाकी आंसर निकालना होगा तो ग्राफीय विधि आगे हम लोग पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विलोपन ब्रजगुणन, उस विधि से हम लोग आंसर निकालते हैं। तो ये है ग्राफीय विधि में इसका ज्यादातर यूज होगा। तो अगर a1 बटा a2 मतलब कोई भी दो समीकरण दिया रहे, उदाहरण के लिए यहाँ पे जैसे समीकरण दिया है उसमें a1 a2 और b1 b2 का मान हम लोग निकालेंगे, और a1 बटा a2 अगर बराबर नहीं आएगा b1 बटा b2, जैसा कि यहाँ पे उदाहरण में दिखाया जा रहा है, तो हम कहेंगे आलेख रेखा कैसी है, प्रतिच्छेदी है, और इसका केवल एक हल है। मतलब कि अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो इसको हल करने के लिए अगर हम ग्राफ खींचें तो ग्राफ पर हमारा इस तरह प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी, और चूंकि एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है इसीलिए इसका कितना हल होगा, एक हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा।
वहीं अगर मान लीजिए हम लोग निकाल रहे हैं और कंडीशन आ गया कि a1 बटा a2 बराबर आ गया b1 बटा b2 बराबर आ गया c1 बटा c2, तीनों बराबर हो गया, तब आलेख रेखा है समपाती होगी। मतलब आलेख पे जो इस प्रतिच्छेदी रेखा आ रहा था, तो यहां पे हम रेखा खींचेंगे तो समपाती, समपाती का मतलब एक ही रेखा पर दोनों रेखा प्राप्त होगा। और चूंकि एक ही, ये देखिए एक बिंदु पे काट रहा था और ये एक ही रेखा पे दोनों रेखा प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हर एक जगह ये टच कर रहा था कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मतलब कि इस कंडीशन में कोई समीकरण आ रहा है तो इसमें आलेख रेखा है समपाती होगी। और अपरिमित रूप से अनेक हल का अर्थ क्या हुआ कि जितना मान रखेंगे x का उतना वैल्यू y का ऑटोमेटिक निकलेगा। ठीक है, तो ये है। और ये दो कंडीशन में हम लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे। और तीसरा कंडीशन जो आएगा यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, और ये बराबर नहीं आएगा c1 बटा c2, और इसका बस मान निकालकर, इसलिए मैंने शुरू में यही चीजें बताया आपको। तो आलेख रेखा क्या आएगी? समानांतर। आलेख रेखा ऐसे समानांतर, मतलब किसी भी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं करेगी। जब किसी भी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं करे तो समझिए उसकी कोई हल नहीं है, उसको बनाएंगे ही नहीं, यहीं पे रुक जाएंगे। तो ये तीन चीजें याद रखिएगा कि अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो आलेख रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी और उसके केवल एक हल होंगे। और a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो आलेख रेखाएं समपाती होगी और उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और तीनों बराबर है तो आलेख रेखाएं क्या हो जाएगी? समानांतर, और कोई हल नहीं होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पे तीनों बराबर है तो समपाती, और दो बराबर एक बराबर नहीं है तब समानांतर। अब एक और चीजें पूछेगा आपसे कि रैखिक का मतलब कि समीकरण युग्म कैसे होंगे, आश्रित होंगे या आपका विरोधी होगा, अविरोधी होगा, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो वही बात यहाँ पे सिंपल वे में लिखा गया कि अगर शर्त है कि मतलब समीकरण दिया रहेगा, हम निकालेंगे a1 बटा a2 बराबर नहीं आएगा b1 बटा b2 के, तो हम कहेंगे कि केवल एक और एक हल होगा, और जो समीकरण का युग्म होगा वो अविरोधी होगा, मतलब संगत होगा। और आलेख रेखा भी हम लोग चर्चा की है प्रतिच्छेदी होगी। अगर तीनों बराबर आ गया तो अनगिनत हल होंगे, युग्म जो है आश्रित होगा, और आलेख रेखा कैसी होगी? समपाती होगी, मतलब एक ही पे दोनों रेखाएं। और दो बराबर एक बराबर नहीं तो कोई हल नहीं, और समीकरण युग्म जो होंगे वो विरोधी होंगे लेकिन असंगत होगा। देखिए संगत किस कंडीशन में आ रहा है? दो कंडीशन में। एक आपका जो प्रतिच्छेदी रेखा, मतलब जब सवाल बनेगा, आंसर निकलेगा, तब संगत होगा एक, और विरोधी, और एक आश्रित। और विरोधी कब हो रहा है? जब समीकरण नहीं बनेगा, अर्थात कि समानांतर जब रेखाएं प्राप्त होंगी। अब तो ये हमने बता दिया कि सर ठीक है, ये आपका एक कंडीशन प्राप्त होगा तो ये प्रश्न बनने वाला है या नहीं बनने वाला है। अब बनाएंगे कैसे? तो एक पहला तरीका होता है ग्राफीय विधि, जिसमें इसका मैक्सिमम यूज करेंगे, क्योंकि रेखा से हम लोग आंसर ग्राफ पे ही खींच कर बता सकते हैं। और दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। अब बीजगणितीय विधि में आता है आपका जो पढ़ते हैं प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, तो उस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है कि देखिए किसी मेथड से हम लोग बनाए, मान लीजिए दो चर में रैखिक समीकरण युग्म दिया है एक प्रश्न, उसको कोई विद्यार्थी ग्राफीय विधि से हल कर रहा है, कोई प्रतिस्थापन से, कोई ब्रजगुणन से, कोई विलोपन से, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि किसी पे कोई भी मेथड क्या है, सभी मेथड है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि। तो किसी भी विधि से हम लोग हल निकाले, आंसर में कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि इसमें प्रतिस्थापित करते हैं मान, जैसे समीकरण एक से चलेंगे, फिर उसमें जो भी एक्स वाई का मान निकालकर फिर उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब मान को रखेंगे, उसमें से लिख के बनाते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, और उस तरह पूरा आंसर निकालेंगे। विलोपन विधि में क्या होता है कि एलिमिनेट कर रहे हैं, अर्थात कि किसी एक को बराबर करके, जैसे समीकरण एक में 3 से गुना कर देंगे आवश्यकता होगा तो, या समीकरण 2 में 4 से, और उसको एलिमिनेट मतलब एक विलुप्त कर देंगे जोड़ के घटा के। और ब्रजगुणन में होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब जो इस तरह फॉर्मूला आप पढ़े होंगे तो इस तरह तीसरे से गुना करके, बात वही है जिससे आसानी। अच्छा देखिए, जब एग्जाम में प्रश्न आएगा, खासकर ऑब्जेक्टिव की हम लोग बात करें, तो ऑब्जेक्टिव में तो आप मतलब कि निश्चिंत रहिए, कोई एक मेथड आप जानते हैं आंसर निकल के। ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए, देखो ऑब्जेक्टिव में सपोज प्रश्न में करा है कि इस समीकरण को विलोपन विधि से हल करें, मैंने उसको प्रतिस्थापन से बनाया, तो एग्जामिनर को क्या पता है? तो कंप्यूटराइज मशीन से ओएमआर शीट चेक करेगा, तो उसको थोड़ा पता है, उसको आंसर से मतलब है। हाँ, सब्जेक्टिव में जिस मेथड से कहेगा, जनरली कहता नहीं, अगर कह रहा है कि इस विधि से बनाइए तो उसे बनाना पड़ेगा, वो एग्जामिनर मैनुअल चेक करेगा। और ऑब्जेक्टिव में तो जिस जो मेथड सुटेबल हो, जिससे आसानी से आंसर है, उसे हम लोग बना सकते हैं। तो ये कुछ जरूरी बात था जिसका यूज करना है प्रश्न पे। अब चलिए चलते हैं प्रश्न पे। आप भी एक एक प्रश्न को जरूर सॉल्व कीजिएगा और सीखिएगा। यहाँ पे जो भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपसे कि रैखिक समीकरण युग्म दिया है, जनरल फॉर्म दे दिया, कर इसका अद्वितीय हल कब होगा? ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? तो अभी हम लोगों ने इसलिए मैंने फार्मूला जब बता दिया, तो आप देखते देखते आंसर कमेंट कर सकते हैं क्या होगा सही उत्तर। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि जब a1 बटा a2 बराबर
नहीं है b1/b2 के, तब इस कंडीशन में आलेख रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी। समीकरण युग्म क्या होगा आपका, संगत होगा, और इसमें अद्वितीय हल होगा। तो देखिए कहां पे दिया है, ऑप्शन बी पे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये तो फार्मूला पे था। अगर फार्मूला आप, इसलिए मैथ में सारा खेल फार्मूला का, सूत्र अगर आप जानते हैं आगे प्रश्न आएगा बनाने वाला। देखिए मैक्सिमम प्रश्न 2-4 वाले रैखिक समीकरण युग्म में फार्मूला पे, जो हम लोग टेबल शुरू में पढ़े थे ग्राफ, उसी पे बेस्ट मिलेगा। कह रहा है आपसे कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो उसकी आलेख रेखाएं कैसी होगी। देखो तो अभी ये भी हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर संगत होता है तो आलेख रेखा, नहीं तो प्रति, मतलब संगत होगा तो ये समझिए आंसर आएगा, असंगत होगा तो आंसर नहीं आएगा। तो जब संगत में आंसर आ रहा है तो आंसर कब आएगा, जो आलेख रेखा प्रतिच्छेद करे या संपाती हो तभी आप, प्रतिच्छेद करेगा तो एक हल आएगा, संपाती होगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे। बाकी जब समानांतर हो जाएगा तो आंसर आएगा, नहीं आएगा। हमेशा संपाती थोड़ा होगा, कभी संपाती भी हो सकता है, कभी प्रतिच्छेदी भी हो सकता है। ये प्रश्न तो कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वहीं पूछता है कि असंगत है, तब हम कहते हैं कि आलेख रेखा कैसी है, समानांतर है। ध्यान से चीजें समझते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है कि समीकरण युग्म का कैसा हल है। देखिए ये नहीं कर रहा है कि अपने को समीकरण सॉल्व करना है, आंसर बताना है, कह रहा है कैसा हल होगा, मतलब कि वही कॉन्सेप्ट का यूज करना है a1/a2 वाला, कि बता देना है कैसा हल है। तो चलिए निकालते हैं। तो मैं अब आपसे पूछूं, अब ऑब्जेक्टिव है तो उतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं सीधे पूछता हूं, इसलिए मैं शुरू में बता दिया कि a1/a2 बताइए। कहेगा सर ये हमारा समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो जो समीकरण 1 में अभी हम लोग पढ़ रहे थे x के पहले रहेगा a1, तो x के पहले चूंकि कुछ भी नहीं है इसीलिए 1, a2 तो जो समीकरण 2 में x के पहले है 3। फिर मैं आपसे कहूंगा b1/b2 बता दीजिए, तो आप कहेंगे सर जो समीकरण 1 में y के पहले है 2 और b2 जो समीकरण 2 में y के पहले है 12, कटाएंगे 1/5। क्या ये बराबर आया, तो नहीं आया। देखिए a1/a2 बराबर नहीं आया b1/b2। अगर बराबर आता तो आगे हम लोग निकालते c1/c2। तो चूंकि जो ये बराबर नहीं आया, तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आलेख रेखा कैसे होगी, प्रतिच्छेदी, और समीकरण युग्म का सिर्फ एक हल होगा। तो यहाँ पे कहाँ पे है, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर। देखिए कॉन्सेप्ट का रिवीजन बार बार कीजिएगा, शुरू में मैं चीजें सिखाया, इसलिए जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे इसी तरह पहले फार्मूला पढ़ रहे हैं, ताकि जो भी फार्मूला का यूज आप पहले समझे उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करें। कह रहा है कि यहाँ पे के किस मान के लिए समीकरण इतना की संपाती रेखाएं प्रदर्शित करती है। संपाती रेखा होगा कब, जब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। किस कंडीशन में होता है, तो देखिए ये याद होगा, इसलिए मैं यहाँ पे दिखाया आपको, जब तीनों बराबर हो। यहाँ पे देख लीजिए, या यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि संपाती रेखाएं कब होती है। तो देखिए यहाँ पे संपाती रेखा कब होगा, जब तीनों बराबर हो तब होगा संपाती रेखा। तो ये अगर आप याद रखें तो आसानी से आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। और इसी तरह आपका पूरा हम लोग 15 चैप्टर समाप्त करेंगे। अभी तो ये आपका चल रहा है तीसरा चैप्टर। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि संपाती कब होगा, तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि जब तीनों बराबर हो, मतलब कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तब आलेख रेखा है संपाती है। तो कह रहा है के का क्या मान रख दे, मतलब ये के है इसको हटा के क्या मान रखे कि आलेख रेखाएं संपाती हो जाएगी। तो इस कंडीशन को फुलफिल करेगी तभी संपाती होगी। तो चलिए मान रखते हैं, तो a1, तो आप इतना समझदार हो चुके हैं, अब लिखने की कोई, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूं कि समीकरण 1 है समीकरण 2 है। आप तो ऐसा समझते हैं कि समीकरण 1 है 2 है। आप कहेंगे सर x के पहले जो है वो a1 है, जो x के पहले इसमें है वो a2 है, ठीक है, और ये बराबर है यहाँ पे, तो ये बराबर रहेगा b1/b2। तो b1 कितना है, -1 है। अच्छा b2 कितना है आपका, तो यही है, इसके पहले माइनस प्लस का ख्याल रखिएगा, y के पहले क्या है, माइनस के। अब देखिए c1/c2 की कोई आवश्यकता नहीं, मैं बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव में तो यही है कि अपने को जल्दीबाजी में प्रश्न सॉल्व करना, वहीं सब्जेक्ट में तो मैं लिखता, लेकिन ऑब्जेक्टिव में मुझे के का मान निकालना है। मैं देख लिया कि यहीं पे मेरा के का मान मिल जा रहा है, तो मुझे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब यहाँ पे कट जाएगा सर 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो के में 1 से गुना होकर के और 2, के बराबर 2, मतलब के का मान अगर हम 2 रख दें तो आलेख रेखाएं क्या हो जाएंगी, आपके संपाती हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल करेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5। कर इसका हल है, जैसे यही है, देखिए कर कि समीकरण का मतलब सॉल्यूशन बताइए, हल बताइए। अब आप फिर यह है कि किसी भी मेथड से आप ग्राफीय विधि से बनाइए
विलोपन से, प्रतिस्थापन से, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं जो आसान लगे। लेकिन चूंकि इसमें हम देखना है कि यहाँ पे y है प्लस में, यहाँ पे माइनस में है, तो समीकरण अगर ऐड कर दें, मतलब ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, तो आसानी से विलोपन विधि से निकल जाएगा। और सबसे जल्दी याद रखिएगा, कोई भी इक्वेशन होगा सबसे जल्दी विलोपन विधि से ही आप आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको जोड़ देते हैं। अब जोड़ेंगे तो फिर मैं बोल रहा हूं कि मैं ऐसे लिखता कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने में कब सब्जेक्टिव रहता, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो सीधे हम लोग जोड़ देंगे। आप समझ रहे हैं, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। क्यों जोड़ा हमने, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि माइनस प्लस है, तो x अपना 2x हो जाएगा और एक कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 18, यहाँ पे 2 जाएगा इधर तो इसको कटा देगा 9 मर्त में, तो x बराबर 9। और फिर वही बात आप सब्जेक्टिव बता, फिर आप लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। लेकिन चूंकि मतलब कि ऑब्जेक्टिव है तो सीधे आप मान बैठाइए, तो x की जगह पर 9 लिखिए, y बराबर 14 या y बराबर, तो सर 14 ये प्लस इधर कर माइनस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो y 5 x 9 समीकरण ऑप्शन सॉरी ये आपका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर। तो दोनों समीकरण का यही हल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न कह रहे दो चर x y में रैखिक समीकरण इतना के अधिकतम कितने हल हैं। ठीक है, तो ये भी प्रश्न कई बार मॉडल पेपर में भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पूछा है, और प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो लगभग हर एक साल प्रथम या द्वितीय पाली में प्रश्न आता है। क्या कह रहा है कि इस रैखिक समीकरण युग्म है, इसका कितना हल हो सकता है। अगर दो चर x y है तो अनगिनत हल हो सकता है। मान लीजिए हम a का कुछ मान, x का कुछ मान रखेंगे, y का कुछ और मान आएगा। फिर इसी तरह कुछ और, मान लीजिए x बराबर 1 रख रहे हैं तो y का कुछ और मान 2 रखेंगे, कुछ और आएगा। तो अपरिमित रूप से मतलब अनगिनत हल इसके आ सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो सीधे से इसमें कॉन्सेप्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे ये रहा 7 नंबर। कह रहा है समीकरण निकाय के कितना हल है। अब देखिए कॉन्सेप्ट दिया है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो जब तीनों दो बराबर हो, एक बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि आलेख रेखा कैसी होगी, समानांतर होगी। और जब समानांतर होगी तो कहेंगे कोई हल नहीं, ऑप्शन ए सही उत्तर है। और द्वितीय हल कब होता, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता b1 बटा b2। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। इसलिए कॉन्सेप्ट अगर आप समझे तो सीधे सीधे कुछ प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला से आगे ये सब इस चैप्टर में भी, रियल नंबर में भी, चाहे आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे आपका एपी में, या फिर जब चाहेंगे हम लोग आपका मेंसुरेशन वगैरह में, तो वहां पे फार्मूला से खूब प्रश्न आता है। प्रायिक तत्व से तो जो भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा सीधे सीधे फार्मूला से ही पूछता है। कर इसके हल है, तो अभी आपने सीखा पिछले प्रश्न में कैसे सॉल्व करते हैं, तो उस तरह आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ए प्रश्न है, इसको मुझे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ध्यान से चीजें सीखिएगा, बेसिक बात कैसे मैं समीकरण को मैं जल्दी से सॉल्व कर लूं और एरर फ्री हो, मतलब गलत होने की भी संभावना नहीं हो। तो इसको मैं प्रतिस्थापन से भी बना सकता हूं, विलोपन से। लेकिन जैसा कि मैं पिछले प्रश्न में बता रहा था कि सबसे जल्दी विलोपन से ही आंसर निकलेगा। अब विलोपन में विद्यार्थी गलती क्या करते हैं कि आपको सिखा दिया गया, अच्छा इसको बराबर करना है तो 7 से इसमें गलती गुना कर दीजिए और 5 से इसमें, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बस विलोपन विधि ये कहता है कि पहले में हम ऐसे समीकरण का एक पद बराबर करके वो काम कीजिए जिससे एक पद विलुप्त हो जाए। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि माइनस में समीकरण, ये प्लस में, ध्यान से समझिएगा, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो इसमें प्लस 2y और इसमें माइनस 4y, तो मैं इसमें सिर्फ 2 से गुना कर दूंगा, बात वही होगा। आप इसमें 7 से गुना करेंगे सब में, फिर 5 से, तो वही आंसर आएगा जो मैं अभी बनाने जा रहा हूं। लेकिन इस तरह क्या होगा कि मैथ आसानी से बने, तो 2 से अगर मैं गुना कर दूं तो ये मेरा टर्म बराबर हो जाएगा, तो आसानी से आंसर निकल जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं इसमें कि समीकरण 1 में मैं 2 से गुना करूंगा और फिर समीकरण 2 को जोड़ दूंगा, और मैं सीधे वही काम करूंगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, मैं लिखने नहीं जा रहा हूं अभी, आप समझते चलिएगा कि कौन सा काम हो रहा है। तो समीकरण 1 में मैंने 2 से गुना किया तो 5 दूनी में 10x प्लस 2 दूनी में 4y और 16 दूनी में 32, और इसमें मैंने कुछ नहीं किया तो इसी तरह मैं यहाँ पे लिख दूंगा और जोड़ रहा हूं तो साइन चेंज नहीं होगा। अब 10 और 7 अपना 17x और एक कैंसिल हो गया, इसलिए तो हम लोग ये गुना किए हैं, और 32 और 2 अपना 34, ये जाएगा x इधर, इस मतलब गुना में है तो भाग में तो 2, और उस तरह भी गुना करते बड़ा होता, आंसर वही आता। अब फिर वही काम करेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, किसी में भी मान रखेंगे। तो मान लीजिए समीकरण 1 में मैं रख दे रहा हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 5 दूनी में 10 हो गया, और प्लस 2y बराबर 16, या 2y बराबर 16 में से 10 जाएगा तो आपका 6, या y बराबर सर 3, तो x बराबर 2, y बराबर
3। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं मेरे बात को आप समझ रहे हैं कि जरूरी नहीं है आप अगर वैसे सीखे वैसे भी बनाएंगे उस तरह थोड़ा सा बड़ा होता आंसर वहीं आता, लेकिन इस तरह बनाइएगा ऑब्जेक्टिव है, आसानी से आंसर निकलेगा और गलत होने की भी संभावना कम रहेगी, क्योंकि जहां पे हम ज्यादा गुना भाग करेंगे वहीं पे गलती होने की संभावना रहती है कि कोई भी एक अंक छूट गया तो आपका आंसर देखिए चारों ऑप्शन उसी के इर्द गिर्द होगा, तो आपका दूसरा आंसर आ जाएगा। जैसे देखना यहाँ पे x बराबर 2 है, यहाँ पे भी x बराबर 2 है, तो थोड़ा सा भी कहीं पे गलती करेंगे और देखिए यहाँ पे भी देखिए इसी का उल्टा कर दिया है, तो ऑप्शन उसी के आसपास रहेगा, तो इसीलिए अपने को एक कोशिश करना है कि जल्दी बने, कम कैलकुलेशन करना पड़े। कह रहा है युग्म समीकरण के हल है, अब फिर इसमें आंसर नहीं निकालने के लिए बोल रहा है कि क्या हल होगा, अर्थात कि सिर्फ वही a1/a2 से बता दीजिए। तो आप लोग भी इसको सॉल्व कीजिए, और जो विद्यार्थी नहीं सीखे हैं फिर से सीखेंगे समीकरण 1 और ये समीकरण 2। फिर a1/a2 निकालना होगा सर, तो a1 तो आप इतना समझदार है कि इसमें जो x के पहले है a2 तो इसमें है 12, कटा दे रहे हैं 1/6। फिर b1/b2, तो b1 कितना है हमारा सर, यहाँ पे देखिए y के पहले 4 है और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे देखिए मैं वही चीजें मैं फिर आपको गलती की, यहाँ पे मैंने भी वही गलती किया, क्या मैं गलती किया कि यहाँ पे पहले y है तो यहाँ पे 12 थोड़ा होगा, यहाँ पे क्या होगा 6 होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पे 1/3, यही जो मैं शुरू में इसलिए इसी पे मैं आपको उदाहरण दिया था कि ये नहीं है कि इसमें मैं y है यही जल्दीबाजी में हम लोग गलती करते हैं, ये हमको याद रखना है कि x के पहले वही मतलब कि आपका ये इसका मान होगा a2 का, तो x के पहले कितना था 6, तो 1/3। अब देखिए b1 कितना है 4, b2 कितना है आपका यहाँ पे, अब b2 हो गया 12, तो कटाएंगे तो 1/3, नहीं तो देखिए वहीं पे हम लोग क्या बोल देते कि अद्वितीय है, जबकि ये बराबर आ गया, a1/a2 बराबर आ गया b1/b2, तब c1/c2 भी आपको निकालना ही होगा। तो c1/c2 कितना है सर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, मतलब 1/2, यानी हमने क्या देखा, क्या कंडीशन आया कि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। जब दो बराबर हो और एक बराबर नहीं हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्या लिख रखा है, कैसे आएगी, समानांतर, और कोई हल नहीं होगा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए आगे बढ़े, देख लीजिए मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट में सिखा दे रहा हूँ, इसलिए मैंने देखिए शुरू में ही आपको बताया ऐसा प्रश्न, ताकि यही सब गलती होता है एग्जाम में भी कि जल्दीबाजी में हम लोग दिमाग में रहता है कि समीकरण 1 में जो x के पहले जनरली x इसी टर्म में रहता है, तो यहाँ पे देखिए जो हम लोग उदाहरण लिए थे इसी पे बेस्ट था, और जब दो बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो तो देखिए समानांतर रेखा और कोई हल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये सब कहां से आप एरर मतलब कि गलती नहीं करेंगे प्रश्न में, तो यहीं पे प्रश्न सीखेंगे अभ्यास करेंगे तो वहां पे भी दिमाग में रहेगा चीजें। तो ये हमारा हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न था ये यहाँ पे, तो समीकरण 1 कोई हल नहीं, क्यों, क्योंकि ये हमने कंडीशन प्राप्त किया। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 10 कि यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरण का क्या होगा। तो जिस बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करे एक बिंदु पर, तो वही उसका अद्वितीय हल हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है, तो बहुआ टाइप प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 11 नंबर। समीकरण निकाय के कैसे हल होंगे, तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछे कैसे हल होंगे तो समझिए कि a1/a2 का मान निकाल कर ही हम बता सकते हैं। तो a1/a2 बस वही चीजें ध्यान रखना है कि जो समीकरण 1 में x के पहले है और जो यहाँ पे x के पहले अर्थात कि 1/2। फिर b1/b2 निकालेंगे सर, तो b1 कितना है, जो इसमें y के पहले है, कोई कुछ भी कहीं लिख ले उससे मतलब नहीं, जो y के पहले रहे अर्थात कि 1/2। फिर c1/c2, तो देखिए c1 कितना है 5 है, अब मैं इसको इधर भी भेज सकता था -5, लेकिन ये भी तो इधर है तो ये भी भेज सकता, माइनस माइनस कट जाता, बात वही है। तो जब एक इधर रहे तो भेजना पड़ेगा, तो 5/15 अर्थात कि 1/3। अब यहाँ पे भी हमने वही कंडीशन देखा पिछले वाले प्रश्न का कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, परंतु ये बराबर नहीं है c1/c2 क्योंकि वो 1/3 आ गया। तो इस कंडीशन में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आलेख रेखा कैसी होगी, समानांतर, और कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये आपसे प्रश्न पूछा है कि इसका आलेख कैसा होगा, तीनों क्या है, देखिए बराबर है, तीनों बराबर है, तब आप याद कीजिए कि क्या होगा इसका आलेख, जब तीनों बराबर है तो संपाती होगा, और संपाती होगा तो अनेक मतलब कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। देखिए कॉन्सेप्ट अगर हम जानते हैं तो सीधे सीधे आंसर आसानी से बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न।
ये भी देखिए कितना आसान सा प्रश्न है। कह रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का घात पावर बताइए। व्हाट इज द डिग्री या पावर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पावर क्या होता है, जो मैक्सिमम पावर हो, और इसी में प्रश्न में ही आंसर है कि रैखिक समीकरण। तो लीनियर इक्वेशन वही होता है जिसका पावर एक हो। तो कहां पे है, ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि इसका आलेख रेखा होगी y-4। अब ये ध्यान से समझेंगे, ऐसे निर्देशांक ज्यामिति में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 7वां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी इस पे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ग्राफ्स है तो इसलिए प्रश्न इसमें दे दिया। तो y-4 तो y बराबर 4। तो जब भी हम ग्राफ खींचते हैं, जैसे मैं यहाँ पे समझाने के लिए, अब ग्राफ हम लोग खींचेंगे तो ये हमारा x हो गया, ये y हो गया। तो जो भी y का मान रहेगा, ये ध्यान रखिए, सिर्फ अगर y रहे तो y का मान कुछ भी रहे 4, 5, 6, उससे कोई मतलब नहीं, वो हमेशा x अक्ष के समानांतर होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम खींच देंगे y बराबर 4 तो ऐसे ही रेखा आएगा, तो ये किसके समानांतर है, x अक्ष के समानांतर है। और वहीं यहाँ पे x का मान दे दे तो y है। मतलब दो चीजें यहाँ से प्रश्न पूछेगा, कोई भी अंक दे, अगर सिर्फ y का मान निकल रहा है तो x अक्ष के समानांतर होता है, x का मान निकलेगा तो y अक्ष के समानांतर। तो ये इसका आलेख रेखा किसके समानांतर होगी, x अक्ष के समानांतर। क्यों, क्योंकि y का मान दिया था। ऐसे निर्देशांक ज्यामिति में डिटेल में x अक्ष का समीकरण ही हो जाएगा, y का मान रहेगा और x बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए इसका एक हल है, इसका कौन सा इसमें से हल है, ये आपसे पूछ रहे थे कि हल क्या होता है। कि जो भी हम लोग समीकरण का मान, मतलब कि जो भी आंसर निकाल रहे हैं अभी तक x का y का, तो वह मान होता है जो समीकरण को बराबर कर दे, अर्थात कि LHS बराबर RHS कर दे। तो दो तरीका हुआ बनाने का, एक तो सभी ऑप्शन चेक करेंगे x के जगह पर रख के कि दोनों में बराबर आ रहा है कि नहीं, उसे हम लोग बना सकते हैं। और एक और मैं जो बता रहा हूं पहला तरीका मान रखने वाला, वो मैं चेक करके बता रहा हूं, फिर दूसरा तरीका। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, अगर समीकरण छोटा है तो आसानी से आप गुना भाग कर सकते हैं। अब 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 तिरका में 9, तो 9 4 13, तो आंसर होगा, नहीं होगा। अब देखिए इससे गुना करते हैं तो, क्योंकि मैं बताया कि एक्स वाई का जो मान निकालते हैं ना, वो मान किसी भी समीकरण में रख के देख लीजिएगा, वो LHS बराबर RHS कर देगा। 3 रखें तो 3 दूनी में 6 और 2 दूनी 4, तो 6 और अपना यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पे भी 6, 6 6 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 से इसमें गुना करेंगे 6 6 12, तो LHS बराबर RHS, तो ये ऑप्शन हो गया। अच्छा इसको मैं चेक कर लूं तो ये भी 6 दूनी में 12, क्योंकि ये x का मान है, ये y का मान है, आप समझ रहे, पहले x होता है फिर y होता है। 6 दूनी में 12 और ये भी आंसर आ रहा है। अच्छा इसको हम लोग चेक करें तो ये नहीं होगा, मतलब इसमें 2 ऑप्शन सही है। तो एक तरीका तो ये हुआ। अगर बड़ा रहे सर तब क्या करेंगे, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, जैसे ग्राफ विधि में हम सॉल्व करते हैं इसको। जैसे यहाँ पे हम लोग करेंगे 3y और बराबर 12 और ये प्लस है तो इधर -2x, या y बराबर 12 - 2x बटा में 3। अब याद आ रहा होगा, इसके बाद हम लोग इस तरह ग्राफ बनाकर निकालते हैं, x का कुछ मान रखेंगे y का, तो अब कुछ नहीं मान रखेंगे, यहीं से हम लोग रखेंगे। तो x की जगह पर अगर मैं 2 रखूं तो वही काम आप करना है जो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे। तो x की जगह जब यहाँ पे 2 रख के चेक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए 2 दूनी में 4 और इसमें से जाएगा 12 में से 4 जाएगा तो 8 8 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। अच्छा फिर आप 3 रख के चेक करेंगे, 3 दूनी 6 और 12 में से 6 जाएगा 6, तो ये कट जाएगा, तो इसलिए आंसर हुआ। और ये भी रखेंगे तो ये भी कट जाएगा, 0 होगा। ठीक है, ये मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए रखेंगे ना 6, तो 6 दूनी 12, 0 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0। दोनों में किसी तरीका से बनाइएगा, इसमें दोनों ऑप्शन सही था, मिसप्रिंट था प्रश्न में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, k के किस मान के लिए इसका अनंत हल होगा। ठीक है, अनंत हल का मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ये किस कंडीशन में आता है, तो जब तीनों बराबर हो, a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 और a बराबर हो c1 बट्टा c2। तो ऐसा प्रश्न आपको याद होगा तो एक और मिला था। अब मैं कहूं कि a1 का मान बताइए तो कहेंगे सर समीकरण 1 में जो x के पहले कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसमें x के पहले कुछ नहीं है तो 5 है, बराबर यहाँ पे b1 तो जो इसके पहले है 2 और जो यहाँ पे है k। अब इतना ही पे मैं रुक जाऊंगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तो मुझे k का ही मान पूछा था। यहाँ पे देख रहे हैं व्हाट इज वैल्यू ऑफ द k पूछ रहा है, तो k पे इतना ही से निकल जाएगा हमारा। तो k और 3 3 गुना होगा तो यहाँ पे 5 दूनी में 10। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे हैं। जो भी प्रश्न समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे वीडियो क्लास में यही फायदा है कि फिर से चीजें उसको आप देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है 17 नंबर प्रश्न कि समीकरण निकाय इतना और इतना के अद्वितीय हल होगा
देखिए आपको क्या करना है ना कि जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फार्मूला इसमें से ये नहीं कि प्रश्न पूरा लिखने की आवश्यकता है, इसका तो पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम वगैरह पे भेज दिया जाएगा, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो चैनल को सब्सक्राइब करके और डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा टेलीग्राम का, व्हाट्सएप चैनल का, तो वहां पे चला जाएगा। बस जो इसमें फार्मूला है, कॉन्सेप्ट है, उसको जरूर एक मैथ में फार्मूला का कॉपी जरूर तैयार करना चाहिए। चैप्टर 1 मैंने पढ़ाया, उसमें जो जो मैं फार्मूला बताया था वो चैप्टर 2 का, चैप्टर 3 का, ताकि जब एग्जाम देने में जाऊंगा तो उस समय वो फार्मूला के कॉपी से मैं रिवीजन करके चला जाऊंगा। तो एग्जाम के पहले क्या करना चाहिए, मैथ के एग्जाम से बस यही फार्मूला एक बार देख लेना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले, क्योंकि फार्मूला याद है तो आसानी से आप प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपसे कि इसके अद्वितीय हल होंगे यदि, मतलब कौन सा कंडीशन फुलफिल होगा तो इसके अद्वितीय हल होंगे। तो अद्वितीय हल कब होता है, जब आलेख रेखा प्रतिच्छेदी हो, मतलब कि सर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं हो b1 बट्टा b2, ये हम लोग पढ़े हैं। अब देखिए a1 कितना है, तो a1 जो x के पहले है कुछ नहीं है तो 1 है, a2 जो यहाँ पे x के पहले है 5, यहाँ पे देखिए b1 जो y के पहले है और b2 तो जो k है y के पहले। बस कितना आसानी से प्रश्न अब बन रहा है, देखिए k बराबर नहीं है 10, तो तब क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न कह रहे आपसे कि इतना दिया हो तो x का मान क्या होगा। तो ये तो बहुआ टाइप प्रश्न है, इसका मान रख दीजिए, आसानी से आंसर निकल जाएगा। तो y बराबर 3 दिया है सर, आसान कर दिया प्रश्न, तो y के जगह पर क्या रख देंगे 3। अब आप बताइए आंसर क्या होगा, कहेंगे सर ये 3 है प्लस में तो इधर माइनस में, अर्थात कि यहाँ पे 4 हो जाएगा, और इधर ये 2 है तो इसको कटा कर देगा 2, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ जाए, ये सब तो आसान आसान था प्रश्न था, आपको अपने से बना लेना चाहिए। अगला प्रश्न ए रहा, कह रहे रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है। मान लीजिए कोई ऐसा रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं है। कोई हल कब नहीं है, जब आलेख रेखा क्या है, समानांतर है। समानांतर कब होगा, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जब आलेख रेखा कैसे होगी, विरोधी होगी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आपका। ये आप समझ रहे हैं, अभी हम लोग सीख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 19 ना है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगी पूरा फॉर्मूला, इसलिए हम लोग सीखे थे शुरू में ही। देखिए यहाँ पे चीज है, यहाँ पे देख रहे हैं कि जब क्या पूछा था कि कब विरोधी होगा। देखिए तो यहाँ पे विरोधी होता है कब, जब कोई हल नहीं होगा तब क्या होगा, विरोधी होगा। और दो कंडीशन में आपका संगत होगा, एक में अविरोधी और एक में आश्रित, लेकिन दोनों क्या है, संगत, एक क्या है, असंगत है। तो इसलिए फार्मूला का सारा खेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर, 20 नंबर प्रश्न। अभी यहाँ पे देखिएगा 18, 19 और एक हुआ 20। एक्स अक्ष का समीकरण, तो ये सारा निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न, लेकिन आ गया है तो देख लेते हैं हम लोग। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0, तो एक्स पर सिर्फ रहेगा मान, तो एक्स का कुछ ना कुछ मान रहेगा, y 0 हो जाएगा। y अक्ष का समीकरण तो x बराबर 0, तो ये निर्देशांक ज्यामिति में मिलेगा। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा सर, y बराबर 0। चलिए आगे बढ़े, 21 नंबर प्रश्न कह रहा कि यदि x बराबर 2 y बराबर 3 तो k का मान क्या होगा। तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ इसमें गुना भाग आपका चेक कर रहा है कि समीकरण सॉल्व करना आप जानते हैं कि नहीं। तो x का मान निकाल दिया 2, तो 2 गुनी में 2, k तो उसी तरह रहेगा, निकालना है। y का मान कितना दिया है 3 बराबर 13। अब देखिए यहाँ पे 3k बराबर 13 और ये प्लस है तो इधर आकर -4, या k बराबर सर तो 13 में से 4 जाएगा 9 बट्टे में 3 अर्थात की 3, कहां पे है, ऑप्शन सी पे। तो ये सब प्रश्न तो आसान आसान है। एग्जाम में अगर ये प्रश्न आए, देखिए एग्जाम में 100 प्रश्न रहेगा, 50 बनाना है, 50 छोड़ना है, तो उसमें जो सबसे हार्ड लेवल का प्रश्न है, सबसे हार्ड लेवल करने का मतलब जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो, फार्मूला आपको नहीं समझ में आ रहा हो कौन सा फार्मूला का यूज होगा, तभी आप बनाएंगे, रिस्क लेंगे, एक ही अंक मिलेगा। आसान आसान प्रश्न खोज खोज कर बनाएंगे तभी एक ही अंक मिलेगा। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि जब भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें तो एक बार पूरा प्रश्न देखें, और जो आसान है वही हम लोग बनाएंगे, बाकी जो समय बचेगा सब्जेक्टिव में ध्यान से प्रश्न आपको सॉल्व करना है। करेक्ट, समीकरण निकाय इतना के हल होंगे। अब इसमें देखिए आपको ये दशमलव देकर घबराना नहीं है, ये दशमलव तो ऑटोमेटिक आप यहां से हटा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में मैं बार बार बता रहा था, मैं लिखता एक एक चीज 3 बटा में 10, 4 बटा में 10, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं, चूंकि दशमलव सब में बराबर अंक पे है। देख रहे हैं सब में एक एक अंक पे दशमलव है, इसलिए दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बाटा में 10 लेंगे नीचे सब क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा, फिर बात वही होगा। हमारे पास क्या समीकरण आया, तो ये आ गया 3x + 4y बराबर 25। यहाँ पे आ गया आपका 5x - 3y बराबर 3। अब ये हुआ समीकरण 1, ये समीकरण 2।
अब देखिए इस पे जो मैं ट्रिक आपको सिखा रहा था पहले कि एक अपने को एलिमिनेट करना है, इसलिए हम लोग गुना भाग करते हैं। तो एक हमारा आंसर एलिमिनेट नहीं हो रहा है किसी भी अंक से, देखिए कोई अंक बराबर है नहीं है, तो फिर वही जो परंपरागत नियम है कि जो इसका पहला अंक है इससे इसमें गुना कर दीजिए, और इसका जो पहला अंक है इससे इसमें गुना करेंगे, तो गुना करके और घटा दीजिएगा। चलिए मैं वही काम कर दे रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, सीधे वही काम हम लोग कर रहे हैं। तो 5 से गुना करेंगे तो 15x और 20y बराबर 125। फिर यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो 15x और माइनस में 9y, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9। अब चलिए इसको घटाएंगे तभी एक अंक हमारा कैंसिल होगा, तो ये कैंसिल हो गया, 20 और अपना 9 हो जाएगा 29y, और यहाँ पे 125 में से घटाएंगे तो 5 इधर से 4 आपका उधर से गायब हो जाएगा, मतलब कि 116, या y बराबर सर तो 116 बट्टे में 29, और एक कटा देंगे तो 4 मर्त में कट जाएगा, 9 चौका में 36 और 4 दूनी 8 3 11, तो y का मान हमारा आ गया 4। अब जब y का मान 4 आ गया तो एक ही ऑप्शन है, देखिए y बराबर 4 यही होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूं फिर वही चीज है कि y का मान रखिए किसी भी समीकरण में, तो समीकरण 1 में मैं रख दे रहा हूं 3x और प्लस में 4, और y कितना है 4 बराबर 25, या 3x बराबर 25 और इधर जाएगा तो 16, या x बराबर सर तो आपका 25 में से 16 जाएगा तो ये अपना हो गया 9 और 3 मतलब कि 3। वही बात है, ऐसा y का मान आ गया तो यही आंसर होता, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चल देखिए वही काम हम लोग कर रहे हैं, मेथड वही, आगे क्या करें सिर्फ गुना भाग आपको सही से कर देना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न करें, किन दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, तो x बराबर 2 है और y बराबर -3 है, तो इसी को प्रतिच्छेद करेगा। इसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, इसी पे आंसर दे दिया है तो यहीं पे काटेगा। तो बस आपको कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए प्रश्न पूछा है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, मतलब एक किस बिंदु पे प्रतिच्छेद करें, मतलब वही आंसर होगा। तो आंसर दे दिया x बराबर 2 y बराबर -3, इससे ग्राफ खींच के भी निकाल सकते थे। कह रहे 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक x है तथा दहाई अंक y है, तो संख्या, तो 2 अंकों वाले संख्या का व्यापक रूप ऐसे ही होता है 10y + x, इसी पे लिखते हैं। देखिए इका, जैसे उदाहरण के लिए इकाई अंक 2 है, तो मान लीजिए मैं कोई एक संख्या लेकर आपको समझाता हूं, ऐसे व्यापक रूप इसका हो गया, जैसे 21 हम लोग ले रहे हैं, तो इसमें इकाई अंक x क्या है 1 है, मतलब x कितना है 1, y कितना है दहाई अंक 2 है, तो देखिए 21 आ जाएगा, इस पे बैठाएंगे तो 10 दूनी में 20 + 1 21, तो यही जनरल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। आगे बढ़ेंगे 25 नंबर प्रश्न। अरे रैखिक समीकरण का आलेख यदि समानांतर है तो मतलब कि कहीं पे नहीं काट रहा है, तो कितना हल होगा, अनगिनत, मतलब 0 हल होगा, कोई हल नहीं होगा। आलेख रेखा जब प्रतिच्छेदी तब एक हल, अनगिनत कब होता, जब आलेख रेखाएं समपाती होती, मतलब दोनों एक ही पे रेखा होता। अगला प्रश्न है कि यदि x + y बराबर 7, अब देखिए ये प्रश्न है तो इसका मान बताना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। विलोप आप किसी भी विधि से बना सकते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं, लेकिन विलोपन विधि से जल्दी प्रश्न बनता है। अब इसमें मैं वही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा कि x + y है 7, तो इसमें सिर्फ मैं 5 से अगर सिर्फ समीकरण 1 में गुना कर दूं तो ये हमारा एक बराबर हो जाएगा, इसको बराबर कर देगा। तो या तो 5 से गुना कीजिए या 12 से, कोई भी आप काम कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि समीकरण 1 में 5 से गुना करके समीकरण 2 को घटाने जा रहे हैं। तो समीकरण 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5x + 5y बराबर 35। यहां पे तो उसी तरह रह जाएगा 5x + 12y बराबर 7। अब देखिए यहाँ पे घटा रहे हैं तो साइन चेंज, एक कैंसिल, और यहाँ पे 7 5 12, तो अपना हो जाएगा 7y माइनस में, और यहाँ पे हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा 28। इधर आएगा तो y बराबर 28 बट्टे में -7, अर्थात कि -4। तो y का मान आ गया -4। देखिए एक ही ऑप्शन में दिया है, फिर आप वही चीजें इसमें मान रख दीजिएगा। तो y का मान यहाँ पे मैं रखूं अगर -4, तो x और यहाँ पे -4 बराबर 7, ये माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, अर्थात कि 11। एक ही जब आंसर है ना, अगर वो सही रहे तो वही आंसर होता है, ऑप्शन है। तो ज्यादातर हम लोग विलोपन विधि का ही यूज कर रहे हैं। आप किसी भी मेथड से प्रतिस्थापन, देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या है ना कि रफ का भी पेज का आपका उसी जो कॉपी मिला है उसी पे आपने को रफ करना है, तो इसलिए उसी मेथड का यूज करना है कि रफ का भी कम मतलब कि पन्ना यूज हो। समीकरण इतना के हल है,
तो ये पूछ रहा है आंसर नहीं बताना है कि हल कैसे होंगे, तो फिर वही चीजें करेंगे। a1 बटा a2 का जल्दी से मान बता दीजिए क्या होगा। तो a1 बटा a2, तो इसमें जो x के पहले है एक, यहाँ पे जो x के पहले है देखिए -3 है, ये ध्यान देना है, माइनस दिया है। फिर b1 बटा b2 सर, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे y का -6 है, इसको भी कटाएंगे तो 1 बटे में -3, दोनों बराबर आ गया। तो c1 बटा c2 का भी मान अपने को लिखना होगा। तो ये 5 है 1 है, ये बराबर आया नहीं आया, मतलब क्या कंडीशन आया कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और ये बराबर नहीं है c1 बटा c2, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे 5 आ गया। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं कि समीकरण जब दो बराबर हो एक तीसरा बराबर नहीं है तो हम लोग कहेंगे समीकरण का कोई हल नहीं, क्यों? क्योंकि आलेख रेखाएं क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। तो ऑप्शन सी सही उत्तर, आलेख रेखाएं समानांतर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करें। एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु एक्स निर्देशांक होता है, वाई अक्ष पर सॉरी वाई अक्ष पर, देखिए जब x निर्देशांक y अक्ष पर कितना होगा, 0 होगा, मतलब y अक्ष पर रखें तो y का कुछ ना कुछ मान होगा, x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए पे दिया है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। ये प्रश्न नहीं समझ में आ रहा होगा तो आगे निर्देशांक ज्यामिति में पूरा इसका डिटेल में हम लोग थ्योरी जानेंगे। अभी आ गया यहाँ पे तो मैं बता दे रहा हूँ, आश्रित समीकरण युग्म के हल होता है, तो आश्रित का हल कैसा होगा, अनगिनत होगा। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट में सीख रहे थे, मैं फिर से यहाँ पे चीजें मैं दिखा दूं आपको। तो आश्रित का देखिए यहाँ पे मैं बताया था शुरू में कि अनगिनत हल होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आश्रित है तो अनगिनत हल है, तो वही प्रश्न पूछा था। तो ये तो शुरू में जो हम लोग सीखे ना, इसको याद जरूर कर जाइएगा, शुरू में जो फॉर्मूला है इसको अपने को रट जाना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अनगिनत हल होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी सही उत्तर था। अब 30 नंबर प्रश्न है, यदि x प्लस वाई बराबर 3 और इतना है तो x और y का मान। अब यहाँ पे भी वही चीज है कि इस कुछ भी बराबर नहीं है तो इसमें 3 से गुना करेंगे। तो देखिए मैं 3 से भी गुना कर सकता हूँ, लेकिन मुझे समीकरण फिर वही घटाना पड़ेगा, और वही मैं इसमें 2 से गुना कर दूं तो मैं समीकरण जोड़ सकता हूँ। मैं तो वही मैं एक और मेथड से आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे समीकरण 2 से भी गुना करके आप बना सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि समीकरण 1 में 2 से गुना करूंगा, इसको जोड़ दूंगा। 3 से भी आप कर सकते थे, लेकिन 3 से गुना करेंगे तो घटाएंगे, बात तो वही, आंसर वही आएगा। तो यहां पे देखिए 2 से मैं गुना करूं तो 2x प्लस 2y बराबर 3, और इसको मैंने इसी तरह रहने दिया बराबर 4, और जोड़ रहा हूं तो साइन चेंज नहीं होगा, 3 2 5x और एक कैंसिल, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 और 3 में अपना 7। अच्छा यहाँ पे प्रश्न ये रहे ना कि आंसर देखिए पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा 7 आ रहा है, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं। कहाँ पे गलती कर रहे हो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। हमने यहाँ पे 2 से गुना किया तो 2x प्लस 2y, और 3 से गुना करेंगे तो ये भी कितना होगा, 6 ना होगा। इधर भी तो गुना करेंगे LHS और RHS दोनों साइड में, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 3 कितना होगा 5x, और एक कैंसिल हो गया बराबर 10, या x बराबर सर 2। अब x बराबर 2 देखिए एक ही इक्वेशन में, मतलब एक ही ऑप्शन में दिया तो यही हो जाएगा, या मान रख भी सकते हैं। x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे x बराबर 2 प्लस y बराबर 3, तो ये घट जाएगा, इधर कितना होगा y 1 होगा। तो इस तरह मैंने 3 प्रश्न आपको 30 प्रश्न सॉरी बताया आपके तीसरे चैप्टर से, पूरा यहाँ पे आंसर की है। जब आपका एक ग्रुप में भेजा जाएगा PDF नोट्स वगैरह व्हाट्सएप में टेलीग्राम पे, तो वहां पे आप चीजें बना के फिर आंसर मिला सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ इस चैप्टर को आप पूरा मैंने बेसिक से समझाया, पूरा आपका थ्योरी फिर आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आगे जब ऑब्जेक्टिव का सीरीज खत्म होगा तो सब्जेक्टिव प्रश्न में बाकी चीजें समझेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे तो चौथे आपका जो है चौथा जो चैप्टर है कोऑर्डिनेटर इक्वेशन अर्थात कि द्विघात समीकरण, उससे महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इन सभी प्रश्नों का रिवीजन कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।